नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम क्लासेस में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए लेके आया हूं लुसेंट की क्लास, जहां पे हमें पढ़ना है अशोक के बारे में। इससे पहले मैं मौर्य साम्राज्य और बिंदुसार एक ही साथ एक ही क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। जो छात्र नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जाके पीछे का वीडियो देखिए और इस वीडियो को उसके बाद देखिए, ठीक है, ताकि आपको तालमेल समझ में आए, क्लास समझ में आए। जो पहली बार छात्र देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं लुसेंट पढ़ाता हूं और लुसेंट आपको जनरल कंपटीशन का किंग है। अगर आप इसे बिना पढ़े जनरल कंपटीशन फेस करते हैं तो बहुत सारे आपको दिक्कतें सामना करना पड़ेगा। अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो आपको बहुत ही आसान मिलेगा। मैं लुसेंट पढ़ाता हूँ और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा अशोक के बारे में। अशोक पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज लेके आया हूँ। मैं सभी छात्रों को बता दूं कि एसएसबी के लिए एक न्यू वैकेंसी आई है, जो 1522 पोस्ट दिए गए हैं, जिसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो आप जा करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं और फॉर्म को समय रहते ही भर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के लिए वैकेंसी आया है, 1522 सीट है। आप इसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये रही आज की गुड न्यूज। अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। आज हम पढ़ेंगे अशोक। जैसा कि मैं यहाँ पे पहले ही मार्क कर दिया हूँ कि आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में, ठीक है। नया और लुसेंट, पुराना लुसेंट दोनों को हम मिला के पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक, अर्थात अशोक के पिता का क्या नाम हुआ? बिंदुसार। आपको याद रखना है, अशोक के पिता का क्या नाम हुआ? बिंदुसार। जो राजगद्दी पर कब बैठा? 269 में, 269 ईस्वी पूर्व में बैठा। आपको याद रखना है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अशोक कब गद्दी पर बैठा? तो 269 ईस्वी पूर्व में, यानी 269 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा। अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। इसके बाद है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अयंती का राजपाल था। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं नया से देख के बताता हूँ वो क्या बता रहा है। देखिए, नया किताब में दिया गया है, जो मैं पढ़ के बता दूं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी थी। अशोक के माता का नाम यहाँ पे बताया गया है नया वाले में, सुभद्रांगी थी। गद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राजपाल था। नया वाला में यहाँ पे बताया गया अवंती का राजपाल था। आपको ये नोट रखना है, याद करना है कि अशोक जब गद्दी पर बैठा था कहाँ का राजपाल था? तो अवंती का राजपाल था। आपको याद रखना है। अशोक के माता का नाम एक नया वाला में दिया गया, मैं फिर से बता दूं। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी थी। दिव्या दान के अनुसार, यानी दिव्या दान के अनुसार बताया गया उसकी माता का नाम सुभद्रांगी थी, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अशोक जब राजगद्दी पर बैठा उस समय वो अवंती का राजपाल था। आपको याद रखना है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राजपाल था? तो उत्तर होगा अवंती का राजपाल था। आपको याद रखना है, अवंती का राजपाल था अशोक। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, अर्थात अशोक का अगर नाम आपको देखना है तो कहाँ देखेंगे? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये बात आपको याद रखना है कि अशोक का नाम अशोक कहाँ पे मिलता है? तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। मास्की और गुर्जरा अभिलेख किससे संबंधित है? तो अशोक से। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, अर्थात अगर जब आप पुराण देखेंगे तो पुराण में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया। मैं इसको फिर से टिक लगा दूं और मैं बता दूं, जिसको मैं टिक लगा देता हूँ वो एग्जाम में पूछने जाने वाले सवाल हैं, तो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, याद रखेंगे। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। बहुत ही लाजवाब है ये आपके लिए टॉपिक अशोक, और इससे बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे अशोक अपने 8वें वर्ष, अर्थात जब वो राजा बना उसके 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। ये प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो उत्तर होगा 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक अपने राजगद्दी पर बैठे हैं कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया? तो 8 वर्ष बाद। आपको याद रखना है, अशोक ने जब
कलिंग पर आक्रमण किया तो कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग की राजधानी थी तोसली। कलिंग की राजधानी थी तोसली, आपको याद रखना है। जो भी मैंने मार्क लगा दिया VBI है। मैं फिर से बता दूं, अशोक जब राजगद्दी पर बैठा तो उसके 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी था तोसली पर अधिकार कर लिया। यानी आक्रमण किया और उसकी जो मेन राजधानी थी उस पर इसने अधिकार कर दिया। आगे आपका प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। ये प्लिनी बता रहा है, ये एक राइटर है, ज्योग्राफर भी है, एक प्लिनी है, दार्शनिक है, जो बता रहे हैं कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि डियानिसियस किसके दरबार में आए थे? डियानिसियस किसके दरबार में आए थे? तो उत्तर होगा अशोक के दरबार में। प्रश्न आपको ऐसे ही पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। मिस्र के राजदूत जो अशोक के दरबार में आए थे उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डियानिसियस। आपको याद रखना है, अशोक के दरबार में आए थे डियानिसियस, आपको याद रखना है। ये आपको पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना। अशोक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। आपको ये भी याद रखना है कि अशोक जब बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए थे, किससे लिए थे? उपगुप्त से लिए थे। उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए थे। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो उपगुप्त से। बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक ने कहां से प्राप्त की? तो उपगुप्त से, आपको याद रखना है। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। ये 4 है, 4 को आपको नाम याद रख लेना है। आपको मिलान खड़े में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, आपको मिलान करने में दे देगा, ठीक है। आजीविकों का रहने के लिए 4 गुफा दिए, वह कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में, अब ये भी पूछता है बराबर की पहाड़ियों में, ठीक है। ये सब जो गुफाएं है इसका नाम जो आपको दे देगा, जैसे कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी किस पहाड़ी में? बराबर की पहाड़ी में। किसको दिया गया था? तो आजीविकों को रहने के लिए दिया गया था। कौन दिया था? तो अशोक ने दिया था, ठीक है। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान किया था। अब अशोक का पौत्र है जिसका नाम है दशरथ, आपको याद रखना है, जो आजीविकों को रहने के लिए नागार्जुन गुफा प्रदान किया था, यानी उसने एक गुफा दी जिसका नाम था नागार्जुन। अशोक की माता का नाम सुभद्रंगी था। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, ये पुराना वाला में और नया वाला में कुछ आगे कर दिया गया, इसलिए मैंने पहले बता दिया था। अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। देख लीजिए, बौद्ध को प्रचार करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भेज दिया श्रीलंका। आप फिर से सुन लीजिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये प्रश्न पूछते हैं कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका में भेजा। क्यों भेजा? तो बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए। प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी अशोक से लगभग आपको प्रश्न बनते ही हैं, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। सबसे पहले शिलालेख का प्रारंभ किसने किया? तो अशोक ने, आपको याद रखना है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो अशोक ने, आपको याद रखना है। अशोक ने शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमानी लिपि का प्रयोग किया गया है। अर्थात जब अशोक शिलालेख लिखवा रहे थे तो उसमें इस लिपि का प्रयोग कर रहे थे। यही 4 लिपि जो है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमानी, आपको याद रखना है। ये जो लिपि है जो अशोक इस्तेमाल करते थे जब वो शिलालेख का निर्माण करते थे तब। ग्रीक एवं अरमानी लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, अर्थात ग्रीक और अरमानी में जो लिखा गया है अभिलेख वो अफगानिस्तान से मिला है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अर्थात भारत से जो मिले हैं शेष वो भारत में ब्राह्मी लिपि के मिले हैं, ठीक है। आगे आपका अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, यानी अशोक जो शिलालेख लिखे उनको 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा है आपका गुहा लेख। आगे आपका अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पॉतरेठी थेटलर ने किया था। देखिए 1750 में ना अशोक के शिलालेख का खोज हो गया। 1750 में अशोक के
शिलालेख का खोज हो गया। और कौन किया उसके बारे में यहाँ पे बता दे रहा है, पॉन्तिरेटी पेंथलर। पेंथलर आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछता है अशोक के शिलालेख का खोज कब हुआ था? 1750 में। किसने किया था? पेंथलर ने किया। पेंथलर, पेंथलर आपको याद रखना है। पॉन्तिरेटिक पेंथलर आपको याद रखना है। इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 14 है। एक एग्जाम में प्रश्न पूछते जाते हैं, आपको याद रखना है। अशोक की शिलालेख का खोज किसने किया? तो पेंथलर ने किया। कब किया? 1750 में किया। इसकी संख्या कितनी है? तो 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को हुआ। देखिए अशोक का जो शिलालेख था उसको सबसे पहले कौन पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में। आपको ये भी बात याद रखना है, अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली? तो जेम्स प्रिंसेस को। कब मिली? तो 1837 ईस्वी में। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। अब देखिए नीचे आपको अशोक के शिलालेख के बारे में पढ़ना है। जैसे पहला शिलालेख है, इसमें पशु की निंदा की गई है। ये पशु की निंदा की गई है। आपको प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं कि अशोक के किस शिलालेख में पशुओं की निंदा की गई है? पशु बलि की निंदा की गई है, अर्थात आप पशु का बलि नहीं दे सकते, इसकी निंदा की गई है। तो पहला शिलालेख में आपको याद रखना है पशु बलि की निंदा की गई है अशोक के किस शिलालेख में? तो प्रथम में। आपको याद रखना है, पहला में। दूसरा में कह रहा है इसमें अशोक के मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। आपको ध्यान से पढ़ना है, याद रखना है। दूसरा में कहा गया है मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अर्थात आप इसको नोट कर लेंगे, दो में है चिकित्सा व्यवस्था, मनुष्य के लिए भी और पशु के लिए भी चिकित्सा व्यवस्था है आपका दूसरा में। तीसरा में है इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है, यानी कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है, वो है आपका तीसरा में। चौथा है आपका इस अभिलेख में मेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। देख लीजिए अब धम घोष कहाँ आ गया? चौथा में। आपको याद रखना है, जिसको मैं पिन यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, वो आपको याद ही रखना है क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको ऐसे पूछेंगे अशोक के किस शिलालेख में धम घोष की घोषणा की गई है? तो धम घोष की घोषणा चौथा में। अगला है आपका पांचवा में इस शिलालेख में धर्म महापात्राओं की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। पांचवा में धर्म महापात्राओं की नियुक्ति। पांचवा में धर्म महापात्राओं की नियुक्ति। अब देखते हैं छठा में, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। देखिए छठा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। आत्मनियंत्रण के लिए छठा है आपका। सातवां में क्या क्या आ गया है? सातवां एवं आठवां, इसमें अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख क्या में है? तो ये सातवां और आठवां में अशोक की तीर्थ यात्रा, यानी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, ये वर्णन किया गया है 7वें और 8वें शिलालेख में। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। अब है 10वां, इसमें अशोक के आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा जनता के प्रति, हमेशा प्रजा के प्रति सोचेंगे। ये 10वां में बताया गया है कि जो राजा है और या उसके अधिकारी है वो हमेशा प्रजा के बारे में सोचेंगे, प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे। यह है 10वां अभिलेख में प्रजा के हित के बारे में। 11वां में है इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। देख लीजिए यहाँ पे 11वां में धर्म की व्याख्या की गई है। इससे पहले मैं पढ़ाया हूँ ऊपर, उसमें धम घोष है। आप दोनों में डिफरेंस को समझेंगे, याद रखेंगे। चौथा शिलालेख में है धम घोष की घोषणा की गई है भेरी घोष की जगह पर, और 11 में है आपका धम की व्याख्या की गई है। ठीक है, वो था आपका धम घोषणा, यह है धम की व्याख्या। आपको याद रखना है 11वां अभिलेख में आपको क्या कहा गया? धम की व्याख्या की गई है। अब देखिए 12वां, इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13 में आपका इसमें कलिंग युद्ध। देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें किया गया है? आपको याद रखना है, ये आपका 13वां में है। और ये पूछता है, और अगर आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो 13वां अभिलेख में। आपको याद रखना है। इसी में पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। अब देख लीजिए पड़ोसी राज्यों का वर्णन भी आपको पूछा जाए तो आपको बताना है 13वां शिलालेख में। 14वां में क्या है? देखिए अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक ने 14 नंबर में बताया है कि जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। चलते हैं अब आगे। अशोक के स्तंभ की संख्या 7 है। आपको ये भी याद रखना है, स्तंभ लेख 7 है। 7 ऊपर में बताया था 14, क्या बताया था आपको याद होना चाहिए। फिर से बता दूं आप लोगों को कि उस पीछे जो मैं बताया था कि ऊपर हमने क्या था, आपको देखिए बताया गया।
अशोक के शिलालेखों की संख्या, अशोक के शिलालेखों को 1750 ईस्वी में पैथलर ने किया, और अशोक की जो शिलालेख की संख्या है वो 14 है। अशोक की जो शिलालेख की संख्या है वो 14 है। और यहाँ भी बताया जा रहा है आपको 7, क्या बताया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है कि स्तंभ लेख कितने हैं, 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। आपको ये भी याद रखना है कि स्तंभ लेख है वो केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। और क्या 6 स्थान है, नीचे देख लीजिए। प्रयाग स्तंभ, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। देख लीजिए, पहले था प्रयाग में और अकबर उसको लाके लगा दिया इलाहाबाद में। आपको याद रखना है प्रयाग स्तंभ लेख। दूसरा आपका दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। यानी दिल्ली टोपरा अर्थात पहले था ये टोपरा में, अब चला गया है दिल्ली में। कौन लेके आ गया, फिरोज शाह तुगलक। अगला है आपका दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। 4 में आपका रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। आपको याद रखना है रामपुरवा, ये परीक्षा में पूछता है कि रामपुरवा अभिलेख निम्नलिखित में किस स्थान पे है, तो ये चंपारण में है। राज पूछे तो ये बिहार में है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्ल लायर ने किया था। आपको याद रखना है, ये पूछ देता है कि रामपुरवा अभिलेख किस राज्य में है, तो बिहार में है। किस जिले में है, तो चंपारण जिले में। आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है आपका लौरिया अरारेज, ये भी चंपारण में है। चंपारण में है लौरिया अरारेज और बिहार में है चंपारण जिला। आपको ये दोनों याद रखना है, इसलिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ। उसके बाद आपका लौरिया नंदनगढ़, चंपारण में इस स्तंभ पर मोर का चित्र है। देखिए मोर का चित्र है, यह अलग से एक प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख में मोर का चित्र बनाया गया है, तो वह है लौरिया नंदनगढ़ में। ठीक है, और ये कहाँ है, चंपारण में है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अब ये भी प्रश्न पूछते हैं कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं, तो कौशाम्बी अभिलेख को। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। आगे आपका अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। ये भी पूछता है अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, रुम्मीदेई है। आपको याद रखना है रुम्मीदेई, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुम्मीदेई। इसी में लुबनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी। आपको याद रखना है कि भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा कहाँ से की गई थी, तो लुबनी से की गई थी। जब वो यात्रा पर निकले थे उसी दौरान किए थे। यानी सबसे छोटा अभिलेख है रुम्मीदेई, उसी में किया गया है। आपको याद रखना है भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा कहाँ से की गई थी, जब वो यात्रा पर निकले थे लुम्नी की तब, और सबसे छोटा है कौन सा, रुम्मीदेई। आगे है आपका अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। आपको ये भी याद रखना है अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, तो 7वां। आपको पूछता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। देख लीजिए, अब अशोक कह रहा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। यह कहाँ कहा गया है, तो प्रथम शिलालेख में। आपको ये भी याद रखना है। अशोक ऐसे पूछेगा प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में बताया गया है कि सभी मेरे बच्चे हैं, तो होगा प्रथम शिलालेख में। आगे आपका अशोक का सारेकुना यानी कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमानी भाषा में प्राप्त हुआ है। यानी अशोक का एक सारेकुना यानी कंदहार अभिलेख है, यानी सारेकुना अभिलेख है जो ग्रीक और अरमानी भाषा में प्राप्त हुआ है। आगे आपका साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उसके चरित्र में काफी जांच परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। अर्थात जब भी कोई मुख्यमंत्री बहाली होता था या फिर पुरोहित बहाली होता था, तो उसकी जांच होती थी, उसकी जांच प्रक्रिया होती थी, और उस जांच प्रक्रिया का नाम है उपधा परीक्षण। आगे आपका सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्रा भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में 4 जासूस को कहा गया है, यानी अर्थशास्त्र में 4 जो बोला गया चर जासूस को बोला गया है। यानी जब अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको चर कहा गया है, वो किसको कहा गया, जासूस को कहा गया है। आगे आपका अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। आपको याद रखना है
अर्थात जब अशोक राजा था उस समय 5 प्रांत में बटा हुआ था। 5 प्रांत था, आपको याद रखना है, 5 प्रांत थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहते थे, ये भी आपको याद रखना है। प्रांतों को क्या कहते थे? चक्र कहते थे। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। यानी प्रांतों के जो प्रशासक होते थे उसको कुमार कहते थे या फिर आर्यपुत्र कहते थे या राष्ट्रीय कहते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन था। यानी विषय का जो हेड होता था वो विषयपति कहलाता था। ठीक है, यानी प्रांतों का जो विभाजन था, यानी प्रांतों को जब छोटा किया गया तो विषय में बदल दिया गया और एक विषय का जो अधिकारी होता था विषयपति कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, आपको याद रखना है। अशोक के समय में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो ग्राम थी। और इसका हेड कौन होता था? इसका हेड होता था आपका ग्रामिक यानी मुखिया। मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामिक। आपको याद रखना है, ये परीक्षा में पूछता है। आगे आपका प्रशासन को सबसे छोटा प्रशासन में सबसे छोटा गोप था। यानी प्रशासन की जो जिम्मेवारी संभालता था उसमें सबसे छोटा जो पोस्ट था वो गोप का था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। यानी 10 ग्राम पे एक हेड होता था जो गोप होता था और वो प्रशासन के लिए कामकाज संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्य का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अर्थात मेगास्थनीज बताया कि 30 सदस्यों का एक मंडल था और प्रत्येक को 6 समितियों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ऐसा मेगास्थनीज बता रहे हैं। ठीक है, इधर कुछ छूट रहा है, मैं उसको साथ साथ पढ़ते चलता हूँ। यहाँ पे अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ है, जैसे मंत्री तो उसको प्रधानमंत्री हो गया। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था और सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजा का पुत्र होता था यानी राजपुत्र होता था। देवारिक राजकीय द्वार संरक्षक होता था देवारिक। अंतर्वेदिक अंतपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आय का संग्रह करता है, ये आपको याद रखना है। समाहर्ता वाला मैं चिन्ह लगा देता हूँ, जो आय का संग्रह करता था। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष। प्रशासक कारागार का अध्यक्ष। प्रदेष्टि कमिश्नर। पौर नगर का कोतवाल। पौर यानी नगर का कोतवाल यानी नगर का जो सिपाही होता था, मेन होता था, वही हुआ कोतवाल। ठीक है, नगर का कोतवाल क्या हुआ? पौर। आगे नीचे आपका व्यावहारिक प्रमुख न्यायाधीश। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। दंडपाल आपको ये भी याद रखना है, मैं चिन्ह लगा देता हूँ। दंडपाल। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। तो ये रहे महत्वपूर्ण कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, जिसमें मैं टिक लगा दिया हूँ। आगे मैं बता दूं, देखिए अशोक का चैप्टर है जो लंबा है, जिससे आपको ध्यान से पढ़ना होगा और इससे प्रश्न बनते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको एक ही साथ ये पढ़ा दो और आप समझ पाओ अच्छी तरह से। ठीक है, आगे आपका बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। आपको याद रखना है, बिक्री कर का 10वां भाग लिया जाता था। आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछते हैं। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता और जो इसको छुपा लेता था उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। देखिए ऐसे व्यवस्था किया गया था अशोक के समय। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। यानी मेगास्थनीज कहता है कि एग्रोनोमाई मार्ग था, वो निर्माण करते थे मार्ग का, यानी रास्ता का निर्माण करते थे एग्रोनोमोई। आपको याद रखना है, ये कौन कह रहा है? ये मेगास्थनीज कह रहे हैं कि वो रास्ते का निर्माण करते थे। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। ऐसा कह रहे हैं, कौन कह रहा है? जस्टिस और प्लूटार्क। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको एक और बात, प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। आपको याद रखना है, अशोक के समय में युद्ध क्षेत्र में जो
होते थे मेन, वो नायक होते थे, यानी सेना का जो नेतृत्व करते थे उसका मेन हेड अधिकारी होते थे, वो नायक कहलाते थे। आगे आपका सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था, यानी सेना का जो मेन अधिकारी होता था वो हुआ आपका सेनाधिकारी, सेनापति। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन होता था, यानी गुप्तचर जो होता था वो विभाग होता था, वो अमात्य के अंतर्गत आता था। ये महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन होता था गुप्तचर विभाग, यानी जो सूचना को लेकर के आते थे, गुप्त सूचना को। आगे आपका अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है। आपको याद रखना है, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है, तो गुड पुरुष कहा गया है। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपति न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना, राजू कहते थे किसको, जनपति न्यायालय के न्यायाधीश को राजू। सरकारी भूमि को सीता भूमि, आपको ये भी याद रखना है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अशोक के समय सरकारी भूमि को क्या कहते थे, तो सीता भूमि कहते थे। बिना वर्षा के अच्छी खेती करने वाली भूमि को अदेव मातृत्व, याद रखिएगा, जहाँ पे आपको अच्छा फसल उगता था वो अदेव मातृत्व कहते थे। वो ऐसा भूमि जहाँ पे बिना वर्षा के अच्छा खेती होता था उसको क्या कहते थे, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको क्या बताएंगे, अदेव मातृत्व। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, और ये प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है, तो 7 वर्गों में। आपको याद रखना है, बीपीएससी जो भी आप एग्जाम दीजिएगा ना, जो भी दरोगा, बिहार पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय समाज को कितने वर्गों में मेगास्थनीज ने वर्गीकृत किया, तो उत्तर होगा 7 वर्गों में। पहला है आपका दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक, सातवां सभासद। आपको ये याद नहीं रखना, बस याद रखना 7 वर्गों में विभाजित किया वो, और कौन किया, मेगास्थनीज। आगे आपका स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्रदान की थी। अर्थात जब नंद वंश को वो पराजित कर रहे थे तो कश्मीर के एक राजा थे जिसका नाम था आपका प्रवर्तक, जो उनकी मदद किया था। कश्मीर के राजा प्रवर्तक जब नंद वंश को समाप्त कर रहे थे तो चंद्रगुप्त मौर्य को वो मदद किए थे। ठीक है, आगे आपका मौर्य शासन 37 वर्ष तक रहा, 137 वर्ष तक रहा, यानी मौर्य का जो सत्ता रहा वो 137 वर्ष तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ हुआ। आपको याद रखना है, मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन एक बार और बता देता हूं। मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो वृद्धरथ था। इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और शुंग वंश की नींव रखी। अर्थात शुंग वंश के संस्थापक हो गया पुष्यमित्र शुंग, और मौर्य वंश का अंतिम शासक हो गया वृद्धरथ, और मौर्य वंश का संस्थापक भी चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में मैं पूरे अशोक के बारे में आपको पढ़ाया हूँ। आगे पढ़ाऊंगा आपको ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आ रहा है और ये आपको अच्छा लग रहा है। पसंद आ रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको दोस्तों में आप शेयर कीजिए ताकि वो अपने ज्ञान को बढ़ा सके और अपने पढ़ाई को कायम रख सके और मेरी कोशिश सफल हो सके। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या है या फिर आप किसी प्रकार का आप हमें सुझाव देना चाहते हैं, आप कमेंट करके हमें लिख के बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।